नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम है अपडेट इंडिया एजुकेशन 2.0। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं पार्ट 4, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 1 से लेकर के 30 तक। तो ये क्वेश्चंस जो भी हैं ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और दोस्तों, आपको बताएं तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं पार्ट 1, 2, 3, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो 1, 2, 3 जो है उनको आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के भी वीडियो देख सकते हैं। तो यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कृपया इन वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग जो कि पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, तो इसमें जो प्रथम उपाध्यक्ष थे उन 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया, दूसरा ऑप्शन है रघुराम राजन, तीसरा ऑप्शन ऑप्शन है चंद्रशेखर सुब्रमण्यम और चौथा ऑप्शन है राजीव कुमार। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरविंद पनगड़िया। तो सबसे पहले आपको बताएं तो नीति आयोग जो कि पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि जो भी प्रधानमंत्री रहे होंगे वे इसके अध्यक्ष होते हैं। जबकि इसके उपाध्यक्ष के रूप में इनका अलग से नियुक्त की जाती है। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष इन 4 ऑप्शंस में से अरविंद पनगड़िया जी रहे हैं। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो इसके जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है सुमन के बेरी। सुमन के बेरी महोदय, ये क्वेश्चन संभावित हो सकता है। सुमन के बेरी ये जो है इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं, सॉरी दोस्तों, उपाध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष के रूप में इस समय पदेन प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस समय हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नीति आयोग का है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और नीति आयोग की बात करें तो इसका जो इसकी घोषणा हुई थी 2014 में हो गई थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसका गठन कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO का, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ओजोन यानी कि O3 और फ्लोराइड्स। इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। तो दोस्तों, ओजोन जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की अभिक्रिया में ओजोन निर्गत होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना हुआ पहला राज्य है? तो दोस्तों, भाषा के आधार पर जो जो भी राज्य गठित किया गया था, पहला राज्य, वो इन 4 ऑप्शंस में से एक सही है। तो इनमें जो तीसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, ये दोस्तों भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था और इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को यानी कि 1953 को इसका गठन किया गया था। तो दोस्तों, जब आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था उस समय उसकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो कुरनूल थी। और दोस्तों, अगर हम वर्तमान समय में बात करें आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है, तो वर्तमान राजधानी इसकी इस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी जो हैदराबाद है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से जो हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन है ए, दृश्य दृश्य प्रकाश, ऑप्शन बी है अवरक्त किरणें, ऑप्शन सी है पराबैंगनी किरणें और ऑप्शन नंबर डी है एक्स किरणें। तो दोस्तों, इसमें जो सर्वाधिक ऊर्जा होती है वो एक्स किरणों की होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, नॉर्मन ई बोरलॉग को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो हम लोग देखते हैं, 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है औषधि और ऑप्शन डी है शांति। तो दोस्तों, नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे ये कृषि से संबंधित इनको ये कृषि से संबंधित तो थे, लेकिन इनको जो पुरस्कार मिला था नोबेल प्राइज़, वो दोस्तों मिला था शांति के क्षेत्र में। तो ये अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक दोस्तों थे और इनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और शांति के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला था और शांति के क्षेत्र में इनको 1970 ईस्वी में इनको पुरस्कार मिला था। दोस्तों, अगर हम भारत में बात करें कि जो
भारत में कृषि के जो हरित क्रांति के जो पिता हैं वो कौन हैं, तो उनका नाम है एम एस स्वामीनाथन। जबकि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों सुमेलित नहीं है पूछा गया है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है रेनेटिंग, जो कि पनीर से संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद है जैव प्रौद्योगिकी, जो कि प्लाज्मिड से संबंधित है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है गोल्डन चावल, ये विटामिन ए इसमें पाया जाता है, ये भी सही है। जबकि ओजोन परत जो दोस्तों है ये ट्रोपोस्फियर नहीं बल्कि ये स्ट्रेटोस्फियर में होती है। जो ओजोन परत होती है वो स्ट्रेटोस्फियर में होती है, इसीलिए इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन डी है। तो दोस्तों ये जो ओजोन परत है ये हम लोग देखते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, यानी कि समताप मंडल में होती है। समताप मंडल की हम बात करते हैं तो सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद में होता है समताप मंडल, और उसके बाद में होता है मध्य मंडल, और उसके बाद में होता है आयन मंडल, और उसके बाद होता है बहिर्मंडल। इस तरीके से ये इसका क्रम होता है। सबसे पहला मंडल जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है, इसी में ओजोन परत होती है। उसके बाद मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल होता है, और फिर बहिर्मंडल होता है। तो जितनी भी धूल भरी आंधियाँ, आंधी तूफान, ये सभी चीज़ें जो आती हैं ये क्षोभ मंडल में आती हैं। जबकि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, और आयन मंडल में रेडियो तरंगें होती हैं, और बहिर्मंडल लास्ट में होता है। तो ये क्रम भी आप लोग याद कर सकते हैं, इसको मिलाने के लिए भी, इसको सही करने के लिए भी आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, मीथेन निम्नलिखित में से किसमें से निकलती है या फिर उत्सर्जित होती है। तो ये क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। मीथेन जो गैस होती है इसको हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, और ये मुख्य रूप से धान के खेतों में से रिलीज़ होती है, और ये दीमक की जो बाम्बी होती है उससे भी रिलीज़ होती है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके साथ ही जहाँ पे कोयला की खदान होती है, कोयला निकाला जाता है, या फिर पेट्रोलियम के कुएं होते हैं, वहाँ पर भी ये गैस निकलती है। तो ये जो मीथेन गैस होती है इसका जो सिंबल होता है वो CH4 होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों जो सरकारिया आयोग की जो संस्तुतियाँ हैं वे ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। पहला है राजस्व का वितरण, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य, ऑप्शन सी है संसद की सदस्यता, और ऑप्शन डी है केंद्र तथा राज्य संबंध। तो दोस्तों जो सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ हैं ये केंद्र एवं राज्य से संबंधित हैं। दोस्तों हम आपको बता दें तो जो केंद्र और राज्य की जो संबंध हैं वे सरकारिया आयोग से संबंधित हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो सरकारिया आयोग का जो गठन हुआ था वो 1983 में हुआ था। 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। और दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। तो संसदात्मक सरकार दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू की गई थी, तो हम लोग देखते हैं 4 ऑप्शन हैं। पहला है ग्रेट ब्रिटेन, जिसे हम लोग यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, और ऑप्शन बी है बेल्जियम, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। तो सबसे पहले संसदात्मक जो सरकार थी वह ग्रेट ब्रिटेन में यानी कि यूके में इसको शुरू किया गया था। दोस्तों अगर हम लोग बात करें संसदात्मक सरकार की तो संसदात्मक सरकार यूके यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में है, इसके साथ साथ भारत में भी है, और इसके साथ साथ जापान में भी है, कनाडा में भी है। इस तरीके से ये संसदात्मक सरकार यहीं पर है। अगर हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन में संसदात्मक सरकार किस प्रकार से किस मॉडल पर आधारित, किस मॉडल पर ये शुरू की गई थी, तो इसका नाम है वेस्टमिंस्टर मॉडल। वेस्टमिंस्टर वेस्टमिंस्टर मॉडल। तो दोस्तों इस तरीके से इस मॉडल पर ये आधारित है। और अगर हम लोग बात करें संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये संसदात्मक सरकार जो लागू की गई है, तो ये सॉरी दोस्तों ये इसका अनुच्छेद नहीं है, बल्कि ये ग्रेट ब्रिटेन के बारे में ये है कि सबसे पहले यहीं पर ये आरंभ की गई है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 नंबर, बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है या उसको निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। तो बिना अनुमति के अगर कोई भी संसद का जो सदस्य है यानी कि सांसद है वह लगभग
वो 60 दिन अगर अनुपस्थित रहता है तो उसको निर्योग्य घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 7 और ऑप्शन डी है भाग 9। तो जो भाग 2 है नागरिकता से यही संबंधित है भाग 2, और नागरिकता का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता दर्ज है। और इसके बाद अगर हम बात करें भाग 3 में, तो भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, ये 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। जबकि भाग 4 का में मूल कर्तव्य हैं, और मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में निर्धारित हैं। तो इस तरीके से अगर हम भाग 9 की अगर हम बात करें तो भाग 9 में पंचायतें हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता में से कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो दोस्तों ये जो चार आपके सामने दिए हैं, कालीबंगा, लोथल और आलमगीरपुर और हुलास, इसमें से सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन से स्थल, पुरातत्व स्थल जो है कहाँ है। तो कालीबंगा ये राजस्थान में है दोस्तों, लोथल ये गुजरात में है, और आलमगीरपुर ये मेरठ में है, ये यूपी में है दोस्तों, और हुलास ये सहारनपुर में है, सहारनपुर में है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आलमगीरपुर और हुलास ये दो ऐसे पुरातात्विक स्थल हैं जो कि यूपी में हैं, बाकी ये जो दोनों हैं ये राजस्थान और गुजरात में है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा, वो 3 और 4 सही होगा। तो कूट में देख लेते हैं 3 और 4, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो विदेशी व्यापार से संबंधित 4 ऑप्शन है, श्रेणी, दूसरा है नगरम, तीसरा है नाना देशी और चौथा है मणिग्राम। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो है नाना देशी। नाना देशी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी, और ये होयसल साम्राज्य के समय में स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, और ये जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो पहला ऑप्शन है सारनाथ लेख, दूसरा है बेसनगर लेख, तीसरा है अयोध्या लेख, चौथा है हाथी गुम्फा लेख। तो दोस्तों इन 4 जो ऑप्शंस हैं इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अयोध्या लेख। अयोध्या लेख में ये ज्ञात हुआ कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। दोस्तों पुष्यमित्र जो शुंग था, इसने बृहदत्त की, मौर्य जो सम्राट थे बृहदत्त, उनकी हत्या करके शासक ये बना था। और ये इसके अगर हम पुरोहित की बात करें तो अयोध्या लेख का जो पुरोहित था वो पतंजलि थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों जो सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य की अगर बात करें तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है केरल और चौथा है गुजरात। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुजरात। तो गुजरात की जो सीमा रेखा है वो लगभग 1214 मीटर लगभग है। और उसके बाद में अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगर हम भारत के मैप की बात करें तो इसमें जो है ये गुजरात जो है यहाँ पर, ये गुजरात है, यहीं पर ये सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है। इसके बाद बात करें तो आंध्र प्रदेश, ये इस साइड में आंध्र प्रदेश आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित कर दी गई है? तो दोस्तों जैविक आपदा के रूप में जो नदी घोषित की गई है वो है इन 4 ऑप्शंस में से गोमती। और गोमती नदी की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद के फुलहर झील से ये निकलती है। और गोमती नदी के किनारे अगर हम बात करें कौन कौन से शहर हैं तो लखनऊ है, सहारनपुर है, जौनपुर है, ये शहर गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों के को हम लोग जानते हैं, ये 4 ऑप्शंस हैं जो कि ये कर से संबंधित हैं, राजस्व के दावों को, अर्थात कौन कौन से कर लगाए जाते थे मराठों के द्वारा। तो इनमें जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें जो सही आंसर है, राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो उसका नाम है चौथ। तो इस प्रकार से ये चौथ है, ये टैक्स कर लगाया जाता था उस समय, ये 1/4
भाग लिया जाता था, जबकि जो सरदेश मुखी है ये 1/10 लिया जाता था। ये दोनों कर टैक्स लगाए जाते थे और ये छत्रपति शिवाजी के द्वारा ये आरोपित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जो 4 उत्तर मुगल शासक दिए गए हैं, ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनमें आपस में ये शासक बने। तो इनमें जो 4 ऑप्शन चारों दिए गए हैं, इनका क्रम हम लोग निर्धारित कर देते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर होंगे जहांदार शाह, नंबर 1 पर होंगे जहांदार शाह, ये 1 नंबर पर होंगे। उसके बाद आए थे मोहम्मद शाह, ये मोहम्मद शाह हैं। और 3 नंबर पर होंगे अहमद शाह, और 4 नंबर पर होंगे अहमद शाह सेकंड, सॉरी दोस्तों, आलमगीर द्वितीय, ये 4 नंबर पर होंगे। तो ये जो दोस्तों मोहम्मद जहांदार शाह हैं, ये इनके बारे में अगर हम आपको बताएं तो जहांदार शाह ये जो हैं ये औरंगजेब के बाद में जो मुग़ल शासक आए थे उनमें ये जहांदार शाह थे। तो ये कमज़ोर शासक थे और इनके समय में ही जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। और दोस्तों अगर हम बात करें मोहम्मद शाह की, तो इसका निक नेम था रंगीला। ये रंगीला के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये अधिकतर अपना जीवन विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता था। और उसके बाद में अहमद शाह की अगर हम बात करें तो अहमद शाह जो थे इनके समकक्ष अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जो आक्रमण किया गया था, भारत पर आक्रमण किया गया था 1748 ईस्वी में। और इसके बाद में आलमगीर द्वितीय की अगर हम बात करें तो आलमगीर द्वितीय इनका नाम था अजीजुद्दीन। ये प्लासी के युद्ध के समय शासक थे। इन्हीं के काल में प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से इनका जो चारों का क्रम होगा दोस्तों, वो होगा 2 1 4 3। तो इसका सही आंसर होगा 2 1 4 3। तो देख लेते हैं 2 1 4 3 कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही है, 2 1 4 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर यानी कि तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में स्थित है। तो दोस्तों जो वेंकटेश्वर भगवान तिरुपति का मंदिर है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और किन पहाड़ियों में स्थित है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। शिवराय पहाड़ियाँ, बिली गिरिरंग पहाड़ी, जवादी पहाड़ी और मल्ला मल्ला पहाड़ी। तो दोस्तों मल्ला मल्ला जो पहाड़ी है इसका एक अन्य नाम है, इसका जो अन्य नाम है दोस्तों, ये इसका नाम है शेषाचलम पहाड़ी। तो इसका नाम हो जाता है शेषाचलम पहाड़ी। तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये शेषाचलम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। तो राजस्थान मरुस्थल, इसी को हम लोग थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो ये किस काल में, ये कब विस्तार इसका हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए देख लेते हैं, प्लियोसीन। ऑप्शन दूसरा है पैलियोसीन। ऑप्शन सी है प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव। और ऑप्शन डी है आलिगोसीन। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सही है दोस्तों, प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव, ये है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो राज्य है। तो इलायची और काली मिर्च का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है दोस्तों केरल। केरल मसालों का देश, मसालों का राज्य कहा जाता है। और यहाँ पर जो इलायची है, इलायची जो होती है ये केरल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और काली मिर्च भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम इलायची की बात करें तो ये मसालों की रानी कहलाती है, मसालों की रानी है इलायची। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों ये जो पृथ्वी पर उपस्थित हुए हैं इनका कालक्रम इसको निर्धारित करना है। तो सबसे पहले जो इसमें हुए हैं उनका नाम है कवच वाले जीव, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 नंबर पर। कवच वाले जीव सबसे पहले हुए हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो पहला कीट ये 2 नंबर पर आएगा। और तीसरे नंबर पर आएगा पहला सरीसृप। और चौथे नंबर पर आएगा पहला स्तनधारी। तो इस तरीके से ये 1 2 3 4 इसको आपको कूट के रूप में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों ये जो अगर हम बात करें इसमें जो
जो पहला कीट और कवच वाला कीट है, पहला कीट और कवच वाला कीट है, तो पहला कीट ये आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है, जबकि कवच वाला जो कीट है ये मोलस्का संघ से संबंधित है। यानी कि जितने भी कवच वाले कीट होते हैं वे सभी मोलस्का के अंतर्गत आते हैं, और सरीसृप और स्तनधारी ये दोनों कार्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं कौन सा, तो इसका ऑप्शन होगा सही सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3, 2, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है। दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि प्रति गाय दुग्ध जो दूध का उत्पादन है, औसत वार्षिक उत्पादन है, वो किस देश में सर्वाधिक है। तो पहला ऑप्शन है नीदरलैंड, दूसरा ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है डेनमार्क और चौथा ऑप्शन है भारत। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दूध का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दूध का उत्पादन होता है वो भारत में होता है, यानी कि भारत 1 नंबर पर है, इसमें सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है प्रति गाय दुग्ध उत्पादन का औसत, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन सी, तो ये होगा डेनमार्क। डेनमार्क में प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता सबसे कम है। तो दोस्तों जनगणना की अगर हम बात करें तो जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में स्टार्ट की गई थी 1881 में, नियमित जनगणना शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के समय, और उसके बाद में प्रतिवर्ष लगातार 10 साल के बाद में ये जनगणना की जाती है। इससे पहले 2011 में जनगणना की गई थी और अब 2021 में की जाने वाली थी, लेकिन कोरोना काल के कारण इसको पोस्टपोन किया गया, लेकिन जो जनगणना रहेगी उसका नाम 2021 ही रहेगा। तो दोस्तों इसमें जो 2011 का जो डाटा पूछा गया है, यूपी में कौन सा जनपद ऐसा है जिसकी साक्षरता सबसे कम है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों श्रावस्ती। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इसमें मात्र 34.78% इसकी साक्षरता है, 34.78% इसकी साक्षरता दर है। और अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता की बात करें, महिला साक्षरताओं की बात करें, तो महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कानपुर नगर में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक देश है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आयोडीन का सबसे अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली और चीन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा चिली। चिली आयोडीन का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। यानी कि शिशु लिंगानुपात पूछा गया है, 0 से लेकर के 6 वर्ष का जो लिंगानुपात है वो पूछा गया है। तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अगर किसी का लिंगानुपात कम है तो वो राज्य है हरियाणा। तो दोस्तों हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मनाया गया है। तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, और 5 जून को दोस्तों मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो गरीबी रेखा का कौन निर्धारण करता है, तो इनमें 4 ऑप्शन हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा, और ऑप्शन डी है योजना आयोग, जिसे हम लोग अब नीति आयोग के नाम से जानते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, योजना आयोग, जिसे हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। और नीति आयोग इसका पहले नाम था योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, जबकि जो नीति आयोग है ये 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में प्रथम पावदान पर है। तो सड़कों की लंबाई में सड़क सबसे ज़्यादा कहाँ पर लंबी है, भारत में कौन सा स्टेट ऐसा है। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है यूपी, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में दोस्तों सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई है।
और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक कौन है? इसमें पहला ऑप्शन है स्मॉग यानी कि धुआं, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, और चौथा ऑप्शन है फ्लाई ऐश। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो है स्मॉग यानी कि धुआं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों दूसरे लोगों को इसको शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को तक इसको पहुंचाइए। हम जल्द से जल्द आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक अभी जो प्रैक्टिस सेट हमने जो 4 दिया है इसको आप लोग देखिए, और इससे पहले जो वीडियोस हमने दिए हैं उनको भी आप लोग देखिए, और अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो हम निश्चित रूप से वीडियो बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको हम जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।